हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई वेलकम यू अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल हमारा झारखंड। जैसा कि आप सब देख पा रहे हो और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, कड़ी मेहनत कर रहे होंगे अपने एग्ज़ाम के लिए। हम लोग इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम पढ़ रहे थे। इस सीरीज़ में मैंने 2 वीडियो अपलोड किया था, ये आज का मेरा तीसरा वीडियो है। आज भी हम इकोलॉजी और इकोसिस्टम ही पढ़ेंगे और मैंने जितनी भी बातें बताई हैं उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि क्या क्या चीज़ कैसे कैसे मैं बता रहा हूँ और मैं अपने एंड से ट्राई कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझा सकूँ। हाँ, बहुत लोगों को मैसेज कमेंट्स आ रहे थे कि वीडियो बहुत लेट अपलोड हो रहा है। एक्चुअली मैंने लास्ट वीडियो में ही बोला था कि कोरोना की वजह से थोड़ा मेरा हेल्थ भी ठीक नहीं था और कुछ टेक्निकल इशू भी था। आई एम ट्राइंग टू रेक्टिफाई दैट। अब लगभग सब कुछ ठीक हो चुका है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि अब मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो दे पाऊँगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। एज यू ऑल नो कि जो लोग भी जेपीएससी, जेएसएससी या झारखंड के किसी बड़े कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो अलॉन्ग विथ आईएएस, आईपीएस, यूपीएससी, दे कैन ज्वाइन माय चैनल। दिस इज़ हमारा झारखंड एंड दिस इज़ मी योर मेंटर। सो हम लोग बात कर रहे थे इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम की। मैंने बहुत सारी बातें आप लोगों को बताई थी, बहुत सारे टॉपिक्स पे हमने बात करे थे। इकोसिस्टम क्या है, इकोलॉजी क्या है, उसके बाद हमने बहुत सारे नए नए टर्म्स देखे थे। हाइबरनेशन, विंटर स्लीप, समर स्लीप, मोर्टेलिटी, डेथ रेट, मैंने आप लोगों को नीचे भी बताया था। आज हम लोग देखते हैं कि इस टॉपिक में आगे नेक्स्ट क्या पढ़ना है हमें। देखिए, मैंने इकोसिस्टम का कॉन्सेप्ट आप लोगों को दे दिया है। इकोसिस्टम क्या है हमने बता दिया था। इकोलॉजी क्या है ये भी बताया है। इकोलॉजी के टाइप कितने हैं इस बारे में भी हमने बात करी थी। उसके बाद हमने बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात की थी कि कैसे एटम से लेके बायोस्फीयर तक का सफ़र है, कैसे कैसे चीज़ें चेंज होती हैं, क्या क्या बनता है। हमने बात करी थी बायोम और इकोसिस्टम में क्या डिफरेंस है। मैंने आपको स्पीसीज, पॉपुलेशन और कम्युनिटी में भी डिफरेंस बताया था बहुत अच्छे तरह से। उसके बाद कुछ इकोलॉजिकल टर्म्स थे जैसे हाइबरनेशन, एस्टिवेशन, इमाइग्रेशन, आई माइग्रेशन, डेथ रेट, बर्थ रेट, नेटालिटी, मोर्टेलिटी। हमने बहुत सारे टॉपिक की बात की थी। इक्टो टर्म, कोल्ड ब्लडेड, हॉट ब्लडेड। आज हम लोग बात करने वाले हैं इकोटोन से। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारे नए नए कॉन्सेप्ट हैं और मैंने पहले ही बोला है कि जो लोग इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम का वीडियो 1 और 2 नहीं देखे हो वो पहले उनको देख लो, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि क्रोनोलॉजी में पढ़ने से चीज़ें आसानी से समझ में भी आती है और मैंने बहुत सारे टॉपिक को पहले आपको बताया जो अभी सिर्फ लिंक ही होंगे, वो सब इंटरलिंक्ड है एक दूसरे से। अगर आपको इकोसिस्टम समझ में नहीं आया तो आपको इकोलॉजी समझ में नहीं आएगा, आपको इकोलॉजी समझ में नहीं आया तो आपको आगे का टर्म भी समझ में नहीं आएगा, आपको दिक्कत होगी समझने में। पर फिर भी मैं अपने इनसे ट्राई करूंगा कि मैं चीज़ों को क्विक रिकैप कराता चलूँ और आपको बताता चलूँ, ठीक है। सो आइए, आज का जो हमारा टर्म है ये है इकोटोन। तो इकोटोन होता क्या है? तो देखिए, इकोटोन जो होता है ना, इकोटोन बेसिकली एक ट्रांजिशन एरिया होता है बिटवीन 2 एडजेसेंट इकोलॉजिकल कम्युनिटीज। अब कम्युनिटी क्या होती है मैंने आप लोगों को बताया था कि एक स्पीसीज, एक इंडिविजुअल, जब उस स्पीसीज या इंडिविजुअल के पूरे ग्रुप को लेते हो तो इट फॉर्म्स ए पॉपुलेशन, और जब उसी तरह डिफरेंट स्पीसीज के पॉपुलेशन को आप ले लेते हो तो इट फॉर्म्स ए कम्युनिटी। तो जैसा कि आप देखो ए और बी, यहाँ जो दिख रहा होगा आपको फिगर में, ये एक कम्युनिटी है, कम्युनिटी ए, ये एक कम्युनिटी है, कम्युनिटी ए, और दूसरी कम्युनिटी है कम्युनिटी बी। तो इकोटोन को हम क्या बोलते हैं कि इट इज ए ट्रांजिशन एरिया बिटवीन 2 एडजेसेंट इकोलॉजिकल कम्युनिटीज। मतलब 2 एडजेसेंट इकोलॉजिकल कम्युनिटीज के बीच का ये ट्रांजिशन एरिया होता है। एंड एज यू कैन सी, दिस इज द ट्रांजिशन एरिया, दिस इज द ट्रांजिशन एरिया, और ये इस ट्रांजिशन एरिया की बाउंड्री है, ये इस ट्रांजिशन एरिया की बाउंड्री है। अच्छा, आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा इकोटोन को ही लोग एज इफेक्ट भी बोलते हैं, एज इफेक्ट, या इसी को प्रिंसिपल ऑफ एजेस भी बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ एजेस भी बोलते हैं। ये तीनों चीज सेम ही है। तो इकोटोन क्या होता है गाइस? इकोटोन एक ट्रांजिशन एरिया होता है बिटवीन 2 इकोलॉजिकल कम्युनिटी। जैसे कि आप देख पा रहे हो, कम्युनिटी ए, कम्युनिटी बी है, ये बीच का इनका ट्रांजिशन एरिया है, ठीक है। अगर मैं बात करूं, मैं इकोसिस्टम लेता हूं डेजर्ट, मैंने एक इकोसिस्टम लिया डेजर्ट का, और दूसरा मैं इकोसिस्टम लेता हूं मान लो
पॉन्ड का। इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या? देखो, जैसे ये वन जो है डेजर्ट है, दूसरा जो है पॉन्ड है, ये एक इकोसिस्टम है, ये एक इकोसिस्टम है, लेकिन ये ओवरलैप नहीं है, कोई ट्रांजिशन एरिया नहीं है इन दोनों के बीच में। अगर मैं ऐसे करता तो ये ट्रांजिशन एरिया शो कर रहा था, दिस वन। तो जब दो इकोलॉजिकल कम्युनिटीज के बीच में एक ट्रांजिशन ओवरलैप होता है तो जो एरिया बनता है, यही एरिया हमारा इकोटोन बनाता है। दिस इज आवर इकोटोन। ये क्या है? हमारा इकोटोन है। बात आई समझ में? अब देखो, समझना चीजों को। जैसे सवाना एक इकोटोन का एग्जांपल है। सवाना जो है एक इकोटोन है बिटवीन फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड। किसके बीच में है? फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड के बीच में है। मतलब अगर मैं आपको बोलूं, देखो ये रहा फॉरेस्ट का एरिया, ये रहा फॉरेस्ट का एरिया। अब हम देखते हैं ग्रासलैंड का एरिया। देखो ये ग्रासलैंड का एरिया है, ये रहा हमारा फॉरेस्ट, दिस वन इज आवर फॉरेस्ट, और ये रहा हमारा ग्रासलैंड। तो ये जो ओवरलैप्ड एरिया होगा ना, ये जो ओवरलैप्ड एरिया होगा, इसको आप समझना, ये जो ओवरलैप्ड एरिया होगा ये कुछ ऐसा होगा। देखो ये रहा फॉरेस्ट का एरिया, ठीक है, ये हमारा एक इकोसिस्टम है फॉरेस्ट, और ये रहा हमारा ग्रासलैंड का इकोसिस्टम है। तो ये जो ट्रांजिशन ओवरलैप्ड एरिया है ना, ये कुछ ऐसा आपको दिखेगा। आप देख सकते हो कि यहाँ पे बड़े प्लांट्स हैं, यहाँ ग्रासेस भी हैं। तो हर बार जब आपको इकोटोन मिलेगा ना, तो उस एरिया की, ये जो हमारा इकोटोन का एरिया है, इसकी बायोडाइवर्सिटी हमेशा अधिक होगी। इकोटोन में क्या होता है कि बायोडाइवर्सिटी अधिक होता है। जैसे आप देखो, जब कम्युनिटी ए को आप देख रहे हो, इसमें यहां देखो नंबर ऑफ स्पीसीज कितने हैं? 3 स्पीसीज है। और जब आप कम्युनिटी बी को देख रहे हो, इसमें नंबर ऑफ स्पीसीज कितने हैं? 3 स्पीसीज है यहां भी। लेकिन जब आप इस ट्रांजिशन एरिया को देख रहे हो, इस ट्रांजिशन एरिया को आप जब देख रहे हो, यू सी 9 स्पीसीज है यहां पे। तो इकोटोन एक बेसिकली ट्रांजिशन एरिया होता है, जो कैसे बनता है? जो दो एडजेसेंट इकोलॉजिकल कम्युनिटीज के ओवरलैप करने से बनता है, और उस एरिया की बायोडाइवर्सिटी अधिक होती है। मतलब जीव जंतुओं की जो प्रजातियां होती हैं आपको ज़्यादा मिलेंगी, ठीक है, उनकी डाइवर्सिटी अधिक होती है। और ये जो डाइवर्सिटी है, ये इस इकोटोन का एज क्या है? ये है ये जो कम्युनिटी बी है, इसका एज ये है, और ये जो कम्युनिटी है, इसका एज ये है। तो एज के अलोंग जो बायोडाइवर्सिटी होती है वो अधिक होती है। इसीलिए इसे एज इफेक्ट भी बोला जाता है। तो इकोटोन क्या हुआ फ्रेंड्स? इकोटोन कुछ नहीं है, इकोटोन एक ऐसा एरिया है जो दो इकोलॉजिकल कम्युनिटीज के ओवरलैप से बनती है, और इकोटोन की बायोडाइवर्सिटी अधिक होती है, ठीक है। This can produce an age effect along the boundary line with the area possibly displaying a greater than usual diversity of species। मतलब जितने स्पीसीज कम्युनिटी ए में बिलोंग करते थे और जितने बी में बिलोंग करते थे, अब जब ये ओवरलैप करके एक इकोटोन बनाएंगे तो यहाँ पे स्पीसीज की डाइवर्सिटी ज़्यादा आपको मिलेगी, यही इकोटोन होता है। अब हम देखते हैं इकोटोन का एग्जाम्पल क्या है। इकोटोन का देखो, पहला एग्जाम्पल सवाना है। सवाना एक इकोटोन है। इट इज फाउंड बाय ड्यू टू द ओवरलैपिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड। उसी तरह से ईस्चुरी जो है एक इकोटोन है। वो कैसे बनता है? रिवर और ओशन जहां मिलते हैं उनके वजह से जो ओवरलैपिंग होती है वो ईस्चुरी फॉर्म करता है। वेटलैंड इज एन इकोटोन फॉर्म्ड बिटवीन लैंड एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम, ठीक है। तो आप एग्जाम रखना कि आप याद रखना कि इकोटोन का एग्जाम्पल क्या है। एक तो सवाना हो गया जो फॉरेस्ट और ग्रासलैंड के कारण बना है, दूसरा वेटलैंड हो गया जो लैंड एक्वेटिक इकोसिस्टम के कारण बना है, और तीसरा ईस्चुरी हो गया जो रिवर और ओशन के कारण बना है। तो सवाना, ईस्चुरी और वेटलैंड, दिस 3 आर द एग्जाम्पल ऑफ इकोटोन, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ी और डेप्थ में लेके चलते हैं। हम बात करते हैं ईस्चुरी पे।
आपको पता है नदी जहां से निकलती है उसे क्या बोलते हैं? नदी जहां से निकलती है उसे क्या बोलते हैं? चलो एक रिवर है, ये रिवर जहां से निकलता है उसको हम हेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेड। और जहां मिलता है उसको हम माउथ बोलते हैं। आप याद रखना। देखो अब हम कुछ ऐसी टॉपिक पे बात करेंगे जहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और चूंकि एस्चुरी और डेल्टा ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, लोगों को जानना चाहिए कि हाँ डेल्टा कैसे बनता है, एस्चुरी कैसे बनता है। मैं आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू देने की कोशिश कर रहा हूँ, आई होप आपको समझ में आएगा। देखो मान लो ये रिवर था और ये मेरा ओशन था, ये मेरा ओशन था। अब जब रिवर का जो मुहाना है, जो माउथ है, अगर ओशन में सबमर्ज्ड होगा तो ये रहा हमारा रिवर। ये क्या था? रिवर था। और ये क्या था? हमारा ओशन था। तो एक कंडीशन तो ये बनता है, दूसरा कंडीशन देखो क्या बनेगा। ये रहा रिवर और ये रहा ओशन। तो जब इसको मिटा दो, जब रिवर का जो मुहाना है जहां मिलती है, ये आके माउथ है, दिस इज माउथ। अगर रिवर ओशन में सबमर्ज्ड है, अगर रिवर जो है अगर ओशन में सबमर्ज्ड है तो वो डेल्टा का फॉर्मेशन, अगर सबमर्ज्ड नहीं है तो वो डेल्टा का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है? डेल्टा का फॉर्मेशन करता है। तो अगर रिवर ओशन में सबमर्ज्ड नहीं है तो वो डेल्टा का फॉर्मेशन करता है। लेकिन अगर रिवर ओशन में सबमर्ज्ड है, लाइक दिस इज ए रिवर, और ये ओशन में सबमर्ज्ड है, अगर रिवर ओशन में सबमर्ज्ड है तो वो एस्चुरी फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है? एस्चुरी फॉर्म करता है। ये बात आप समझ लो अच्छे से कि अगर रिवर सबमर्ज्ड है ओशन में तो एस्चुरी बनाएगा, और अगर सबमर्ज्ड नहीं है, वो आके डूबी नहीं है पूरी तरह से, तो डेल्टा का फॉर्मेशन करता है। अब देखो एस्चुरी तो मैंने आपको बताया कि रिवर और ओशन के मिलने से बनता है। अब देखो एस्चुरी के 3 टाइप है। एस्चुरी के 3 टाइप है। अगर ये जो रिवर आ रहा है और उसका जो इनफ्लो है, उसका जो इनफ्लो है, अगर वो टाइडल फोर्स से ज्यादा है, ठीक है, ये जो टाइड्स उठते हैं ओशन में, अगर वो टाइडल फोर्स से अधिक है तो ये साल्ट वेज एस्चुरी बनाएंगे। किस टाइप के एस्चुरी बनाएंगे? साल्ट वेज एस्चुरी बनाएंगे। अगर इनफ्लो वाटर का जो फोर्स है अगर टाइडल फोर्स से कम है तो ये वर्टिकल होमोजीनस एस्चुरी बनाएंगे। और अगर ये जो रिवर का इनफ्लो फोर्स है, रिवर का ये जो इनफ्लो फोर्स है, अगर टाइडल फोर्स के इक्वल हो जाए, अगर ये इक्वल हो जाए टाइडल फोर्स के, तो ये न्यूट्रिएंट ट्रैप बनाते हैं। क्या बनाते हैं? न्यूट्रिएंट ट्रैप बनाएंगे। और मैं आपको बताऊं कि ये तीनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। साल्ट वेज एस्चुरी कब बनता है? न्यूट्रिएंट ट्रैप तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण भी है, काफी उपजाऊ भी होता है। तो आप याद रखना कि अगर रिवर ओशन में सबमर्ज्ड नहीं है तो डेल्टा बनाता है। क्या बनाता है? डेल्टा बनाता है। अगर रिवर ओशन में सबमर्ज्ड है तो एस्चुरी बनाता है। एस्चुरी 3 तरह के होते हैं। एक साल्ट वेज एस्चुरी है। कब बनेगा? जब रिवर का इनफ्लो फोर्स टाइडल फोर्स से अधिक हो जाए तो साल्ट वेज एस्चुरी बनेगा। ये लगभग ऐसा होता है। देखो मैं और डेप्थ में नहीं आना चाहता हूं, ठीक है। ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये होता है साल्ट वेज एस्चुरी, वही टाइप का स्ट्रक्चर होता है। अगर रिवर का जो इनफ्लो फोर्स है वो टाइडल फोर्स से अगर कम है तो वर्टिकल होमोजीनियस एस्चुरी बनता है। और अगर रिवर का जो इनफ्लो फोर्स है वो टाइडल फोर्स के बराबर है, देन यू आर गोइंग टू गेट ए न्यूट्रिएंट ट्रैप। और ये तीनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, आप याद रखना, ठीक है, कि कब कौन सा एस्चुरी बनता है। कम से कम कुछ नहीं याद रहे तो इतना याद रखना कि एस्चुरी रिवर और ओशन के मिलने से बनता है। एक इकोटोन है एस्चुरी, ठीक है। और तब बनता है जब रिवर का मुहाना सबमर्ज्ड हो, ठीक है। ये भी याद रखना है कि रिवर जहां से निकलता है उसे हेड बोलते हैं और जहां मिलता है उसे माउथ बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, 3 एग्जाम्पल जो इकोटोन के थे कौन कौन से थे? सवाना था, एस्चुरी था और वेटलैंड था, ठीक है। आगे हम देखते हैं। अब आती है बात कि हम इन सब टॉपिक को भी पढ़ने वाले हैं,
ठीक है। जैसे मैंने आप लोगों को इकोसिस्टम बताया था, इकोसिस्टम क्या है कि नॉन लिविंग थिंग, लिविंग थिंग मतलब बायोटिक और ए बायोटिक जो कंपोनेंट है वो कैसे इंटरेक्ट करते हैं आपस में, ये जो सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन है, ये जो सिस्टम बनता है इनके इंटरेक्शन से, इसी को हम इकोसिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम बोलते हैं। और इकोसिस्टम को जो हम स्टडी करते हैं उसे हम इकोलॉजी बोलते हैं। तो अब हम देखेंगे सबसे पहले कि टाइप ऑफ इकोसिस्टम कितने हैं, उसके बाद हम बात करने वाले हैं कि इकोसिस्टम का कंपोनेंट कितना होता है, ठीक है, जैसे ए बायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट। फिर हम बात करने वाले हैं इकोसिस्टम का फंक्शन क्या होता है। हम पहले कंपोनेंट की बात कर लेंगे, अभी तो हम पहले टाइप ऑफ इकोसिस्टम देखेंगे, फिर हम कंपोनेंट की बात करेंगे। अगेन वी विल गो टू फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, जिसमें हम देखेंगे ट्रॉपिक लेवल या ट्रॉपिक स्ट्रक्चर क्या है, फूड चेन क्या है, फूड वेब क्या है, इकोलॉजिकल पिरामिड क्या है, एनर्जी का फ्लो कैसे होता है, न्यूट्रिएंट का फ्लो कैसे होता है। इसी के बीच में हम 10% लॉ को भी देखने वाले हैं। अब जो डिस्कशन होगा ना, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन है। आपको सब चीज़ें, अगर आपको मैंने पहले जो बताया, अगर आपको वो समझ में आ गया ना, तो ये सब चीज़ें आराम से निकल जाएगी। उसके बाद हम लास्ट में देखेंगे इकोलॉजिकल सक्सेशन किसे बोलते हैं, ठीक है। तो आइए क्या करके हम चलते हैं देखने के लिए कि टाइप ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम मैंने आपको बता दिया था, अब हम देखते हैं टाइप ऑफ इकोसिस्टम। तो ये रहा टाइप ऑफ इकोसिस्टम। तो देखो इकोसिस्टम क्या है आप लोगों को पता होगा। तो जो इकोसिस्टम नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, जो नेचुरली क्रिएट हो गया है, द इकोसिस्टम व्हिच एग्जिस्ट नेचुरली, उसको हम नेचुरल इकोसिस्टम बोलते हैं। जैसे कि क्या क्या होता है, फॉरेस्ट, डेजर्ट, पॉन्ड, टुंड्रा, टैगा, ये सब क्या है, नेचुरल इकोसिस्टम है जो खुद से प्रकृति के द्वारा बनाया गया है। तो जो प्रकृति के द्वारा बनाया गया है, नेचर के द्वारा, उसे हम नेचुरल इकोसिस्टम बोलते हैं। ये दो टाइप के होते हैं। ये जो नेचुरल इकोसिस्टम होता है NES, ये दो तरह के होता है। एक तो तुम्हारा होता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, एक होता है टेरेस्ट्रियल, और दूसरा होता है एक्वेटिक। दूसरा होता है एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल मतलब जो जमीन का है, जो लैंड का है, जैसे एग्जांपल के तौर पे ग्रासलैंड हो गया, टुंड्रा हो गया, फॉरेस्ट हो गया, डेजर्ट हो गया। दीज आर द एग्जांपल ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। अब हम बात करेंगे एक्वेटिक इकोसिस्टम की। तो देखो एक्वेटिक इकोसिस्टम हैज बीन डिवाइडेड अगेन इनटू टू पार्ट। एक होता है मरीन इकोसिस्टम, मरीन इकोसिस्टम, और एक होता है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। तो मरीन इकोसिस्टम क्या हुआ, ओशन, सीज, ये सब जो इकोसिस्टम है, ये मरीन इकोसिस्टम के एग्जांपल है, ठीक है। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, अब देखो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, इकोसिस्टम का टाइप में हमेशा दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहा है जो एग्जाम में पूछे गए हैं। आपसे एग्जामिनर पूछ लेता है कि लेंटिक इकोसिस्टम किस टाइप का इकोसिस्टम है, लॉटिक इकोसिस्टम किस टाइप का इकोसिस्टम। ये जो दो वर्ड लिखे हैं ना मैंने, बिलीव मी दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये दीज टू वर्ड, लेंटिक एंड लॉटिक। तो पहले अब मैं इसको बताने वाला हूँ आपको। पहले आप समझ लो कि नेचुरल इकोसिस्टम जो नेचुरली बने हैं, ठीक है, और ये नेचुरल इकोसिस्टम दो तरह के होते हैं, एक होता है टेरेस्ट्रियल और एक होता है एक्वेटिक। एक्वेटिक को फिर हमने डिवाइड किया एक मरीन और एक फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में, ठीक है। अब देखो लेंटिक और लॉटिक में क्या डिफरेंस है। देखो आपसे एग्जाम में पूछता है लेंटिक फ्लो जो है, लेंटिक फ्लो और लॉटिक फ्लो, या आप इसको लेंटिक इकोसिस्टम लिखो, लॉटिक इकोसिस्टम लिखो, दिस इज मोर मतलब अप्रोप्रिएट। लेंटिक इकोसिस्टम और लॉटिक इकोसिस्टम। अब समझो ये क्या है, इसके एग्जांपल क्या होंगे। पहला बात तो समझ लो कि ये दोनों इकोसिस्टम जो है, लेंटिक और लॉटिक जो है ना, वो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम के एग्जांपल है। किसके एग्जांपल है? फ्रेश वाटर इकोसिस्टम के एग्जांपल है। मतलब हमने क्या क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा इकोसिस्टम को एक नेचुरल है, नेचुरल में भी दो तरह के हैं, एक है टेरेस्ट्रियल और एक है एक्वेटिक। एक्वेटिक में भी दो है, एक है मरीन और एक है फ्रेश वाटर। तो लेंटिक और लॉटिक जो है ना, लेंटिक और लॉटिक, ये देखो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है जो कि एक्वेटिक के अंदर आता है, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है जो कि एक्वेटिक के अंदर आता है, और ये किसके अंदर आता है? नेचुरल के अंदर आता है। आ रही बात समझ में? अब देखो लेंटिक इकोसिस्टम किसको बोलते हैं? जो जहां पानी का जमाव होता है, स्टैग्नेंट वाटर को। तो लेंटिक इकोसिस्टम क्या है? जहां वाटर स्टैग्नेंट होता है, वाटर में मूवमेंट नहीं होता, वाटर में कोई फ्लो नहीं होता है, ठीक है। जैसे तालाब, तालाब देखो, तालाब कैसा होता है? तालाब घिरा हुआ होता है, पानी जमा हुआ होता है, ये आपका तालाब है, ठीक है। लेक, पॉन्ड, ये एग्जांपल हो गया आपके लेंटिक इकोसिस्टम के। लेकिन लॉटिक, लॉटिक का मतलब होता है फ्लोइंग वाटर। लॉटिक मतलब क्या होता है? फ्लोइंग वाटर।
अब फ्लोइंग वाटर के एग्जांपल क्या हो गए, रिवर हो गया, स्प्रिंग हो गया, चैनल हो गया, तो ये एग्जांपल हो गया आपके लॉटिक इकोसिस्टम का। तो गाइस ये क्वेश्चन पूछा गया है कि लेंटिक और लॉटिक इकोसिस्टम किस टाइप की इकोसिस्टम है, तो ये फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है, एक्वेटिक इकोसिस्टम है, ठीक है। और दोनों का डिफरेंस क्या है, तो लेंटिक मतलब स्टैग्नेंट वाटर, लॉटिक मतलब फ्लोइंग वाटर। तो स्टैग्नेंट में क्या हो जाएगा, लेक एंड पॉन्ड, दोज टू विल बी द एग्जांपल, लेक एंड पॉन्ड। लॉटिक फ्लो जो होता है, लॉटिक फ्लो मतलब फ्लोइंग वाटर को हम बोलते हैं लॉटिक इकोसिस्टम, जिसमें आपका रिवर हो गया, स्प्रिंग हो गया, चैनल हो गया, दिस टू आर द एग्जांपल। तो टाइप ऑफ इकोसिस्टम एक होता है नेचुरल, जो नेचुरली एग्जिस्ट करता है, ठीक है, उसमें भी आप याद रखना लेंटिक लॉटिक, दिस टू आर वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बता दिया। अब इकोसिस्टम का दो टाइप है, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। तो नेचुरल तो बता दिया भाई, जो नेचुरली बना है, जिसे प्रकृति ने खुद बनाया है, डेजर्ट, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट। लेकिन एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम भी होता है, जैसे एक्वेरियम, पार्क, क्रॉपलैंड जो आपका खेत का मैदान होता है, ठीक है, गार्डन जो गार्डन आप खुद बनाते हो, तो ये भी क्या एक इकोसिस्टम का ही तो काम करता है, इकोसिस्टम का काम करता है। तो दो तरह के इकोसिस्टम हुए, एक हुए नेचुरल, एक हुए मैनमेड, आर्टिफिशियल। नेचुरल जो नेचर के द्वारा बनाया गया, आर्टिफिशियल जो हमने बनाया है। एग्जाम्पल में एक्वेरियम, पार्क, गार्डन, क्रॉपलैंड, ठीक है, ये सब एग्जाम्पल हो गए आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के। और इसमें जो इंपॉर्टेंट था मैंने आपको बता दिया, लेंटिक लॉटिक आपसे याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखो टाइप ऑफ इकोसिस्टम मैंने आपको इमेजेस के द्वारा समझाने की कोशिश की है। देखो ये फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, ये ग्रासलैंड का इकोसिस्टम है, या डेजर्ट इकोसिस्टम, ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के एग्जांपल है। अब एक्वेटिक में देखो ओशन, फ्रेश वाटर लेक। लेक किसका एग्जांपल है, लेंटिक और लॉटिक। अभी मैंने बताया था कि लेक और पॉन्ड जहां पानी स्टैग्नेंट हो, लेंटिक, क्या होगा, लेंटिक। और जहां पानी का फ्लो वो बनाता है लॉटिक वाटर सिस्टम, उसका एग्जांपल क्या है, लॉटिक। लॉटिक का एग्जांपल क्या है, लॉटिक मीन्स फ्लो, उसका एग्जांपल हो गया रिवर, चैनल, स्प्रिंग। अब देखो आर्टिफिशियल और मैनमेड जो इकोसिस्टम होता है, जैसे आप देखो एक्वेरियम जो आपके घर में होता है, वो भी एक तरह का इकोसिस्टम है। आप देखो एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कैन ए ड्रॉप ऑफ वाटर can be considered as an ecosystem? Yes, a drop of water is also an ecosystem, a smallest ecosystem. A drop, एक पानी की बूंद के एक इकोसिस्टम हो सकती है। देखो पानी में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, वहां भी इंट्रैक्शन है लिविंग नॉन लिविंग का, वो हमारा सबसे छोटा इकोसिस्टम का एग्जांपल है। आप याद रखना, a drop of water या ड्रॉपलेट ऑफ वाटर, ठीक है, फॉर्म्स एन इकोसिस्टम। पानी की एक बूंद भी एक इकोसिस्टम है, ठीक है। अब इस बात को याद रखना, दिस वाज आल्सो ए क्वेश्चन। तो जैसे ये देखो आपका खेत के मैदान हो गया, इट आल्सो फॉर्म्स एन इकोसिस्टम। सो हमने टाइप ऑफ इकोसिस्टम देख लिया। अब देखिए ये जो टाइप ऑफ इकोसिस्टम मैंने बताया है, इसमें प्रोड्यूसर, हर्बीवोर, प्राइमरी कार्निवोर, सेकेंडरी कार्निवोर, टर्शियरी, मतलब कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर कौन कौन है, इस बारे में इस स्लाइड को मैं आपको पहले कुछ चीज़ें और बता दूं, फिर हम यहाँ पे लौट के आएंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि ये चीज़ें कैसे इंटर रिलेटेड है, आपको तब ज़्यादा समझ में आएगा। पहले हम आगे बात कर लेते हैं। तो अभी तक हमने बात करी इकोसिस्टम क्या थी, तो ये सिस्टम जो इंट्रैक्शन की वजह से बनता था, किसके बीच में इंट्रैक्शन होता था, लिविंग और नॉन लिविंग, मतलब बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट में, ठीक है। क्यों, फॉर द एक्सचेंज ऑफ मैटर एनर्जी, ठीक है। अब उस इकोसिस्टम के कितने कंपोनेंट्स हैं, तो इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट है मेजरली, एक है एबायोटिक फैक्टर या एबायोटिक कंपोनेंट, और दूसरा है बायोटिक फैक्टर या बायोटिक कंपोनेंट। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड आया फैक्टर, यहाँ पे एक वर्ड आया फैक्टर। क्या होता है फैक्टर फ्रेंड्स, बताओ फैक्टर क्या होता है। देखो कोई भी चीज जिससे हम इन्फ्लुएंस होते हैं, जिसका हम पे एक प्रभाव है, इम्पैक्ट है, वो एक फैक्टर है हमारे लिए। लाइट, हम क्या जी सकते हैं लाइट के बिना, पानी के बिना हम जी सकते हैं क्या, हवा के बिना, न्यूट्रिएंट के बिना, कंपटीशन के बिना, हर चीज एक फैक्टर है। कंपटीशन भी एक बायोटिक फैक्टर है, ठीक है। तो जो चीज हमें द फोर्स और द सब्सटेंस विच हैज अ डायरेक्ट इम्पैक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट विच इन्फ्लुएंसेस अस इज अ फैक्टर, जिसका हम पे प्रभाव पड़ता है वो सब फैक्टर है। तो इकोसिस्टम के दो फैक्टर या दो कंपोनेंट है, वन इज एबायोटिक, अदर वन इज बायोटिक। अब एबायोटिक कंपोनेंट या फैक्टर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक डिवाइड किया गया है पहले क्लाइमेटिक फैक्टर में, क्या है ये, क्लाइमेटिक फैक्टर, क्लाइमेटिक फैक्टर।
और दूसरा को बोला गया इडैपिक फैक्टर। क्या बोला गया? इडैपिक फैक्टर। इडैपिक फैक्टर। तो देखो क्लाइमेटिक फैक्टर में क्या क्या हमने रखा? रेन, टेम्परेचर, लाइट, विंड, सोलर इंटेंसिटी, ये सब हमारा क्लाइमेटिक फैक्टर है। इडैपिक फैक्टर क्या हो गया? सॉइल, पीएच, मिनरल, लैंड टोपोग्राफी, लैटिट्यूड, ये सब क्या हो गया? आपके इडैपिक फैक्टर होगा। तो इकोसिस्टम को दो कंपोनेंट में डिवाइड किया जाता है, एक एबायोटिक कंपोनेंट और दूसरा बायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट क्या हुए? इसको हमने फिर दो पार्ट में डिवाइड किया, क्लाइमेटिक और इडैपिक। क्लाइमेटिक में हो गया रेन, टेम्परेचर, विंड, एयर, लाइट। इडैपिक में क्या हो गया? सॉइल, पीएच, मिनरल, टोपोग्राफी, लैटिट्यूड, ये सब आपके इडैपिक फैक्टर इसे हम बोलते हैं। अच्छा, एबायोटिक कंपोनेंट क्या होता है? नॉन लिविंग कंपोनेंट। नॉन लिविंग कंपोनेंट जो है वो एबायोटिक कंपोनेंट उसे हम बोलते हैं। और बायोटिक कंपोनेंट जो है, बायोटिक फैक्टर जो है, जो लिविंग फैक्टर है, ठीक है। तो बायोटिक कंपोनेंट में क्या होता है? देखो बायोटिक कंपोनेंट को फिर डिवाइड किया गया, पहला प्रोड्यूसर में, फिर कंज्यूमर में और डिकम्पोजर में। हम एक एक करके सबको अलग अलग देखने वाले, बस मैं आपको बता दूं कि इकोसिस्टम को पहले दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एबायोटिक कंपोनेंट और बायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक को फिर दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक क्लाइमेटिक और इडैपिक। वैसे इसका डिवीजन और भी है, हम उसको फिजिकल फैक्टर, केमिकल फैक्टर, जियोग्राफिकल फैक्टर में बांटते हैं, पर मेजरली हम दो फैक्टर में डिवाइड करते हैं, क्लाइमेटिक और इडैपिक। क्लाइमेटिक फैक्टर हो गया रेन, टेम्परेचर, लाइट, विंड। इडैपिक हो गया सॉइल, पीएच, मिनरल, टोपोग्राफी, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड। बायोटिक फैक्टर क्या होता है? प्रोड्यूसर, जो प्रोड्यूस करते हैं फूड, जिसे हम ऑटोट्रॉप्स भी बोलते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, ग्रीन प्लांट्स। एक कंज्यूमर होता है जो खुद नहीं बनाते हैं, जो दूसरे पे डिपेंड करते हैं, वो जो खाना बनाएंगे उसे ये खाएंगे, उसे हम कंज्यूमर बोलते हैं। अब कंज्यूमर ही बहुत तरह के होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, क्वाटरनरी कंज्यूमर। इन्हें हम हेटेरोट्रॉप्स बोलते हैं बिकॉज दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स। फिर डिकम्पोजर्स होते हैं जैसे बैक्टीरिया एंड फंजाई, ठीक है, जो बाद में जो वेस्ट डीके पे उसको तोड़कर फिर उसके न्यूट्रिएंट्स को फिर सॉइल में भेज देते हैं, वो डिकम्पोज करते हैं, बेसिकली ऑर्गेनिक मैटर को सिंपलर फॉर्म में तोड़ते हैं। अब हम एक एक करके देखेंगे। पहले तो हमें ये समझ में आ गया कि इकोसिस्टम का दो कंपोनेंट है, एबायोटिक एंड बायोटिक। नॉन लिविंग कंपोनेंट जो होता है एबायोटिक फैक्टर में आता है, जो लिविंग कंपोनेंट होता है बायोटिक फैक्टर में आता है। अब हम एक एक करके देखते हैं कि एबायोटिक फैक्टर क्या है। अच्छा, एक चीज आप समझ लो यहाँ पे, देखो ये जो बायोटिक फैक्टर है ना, ये एबायोटिक पे कंप्लीटली डिपेंडेंट है। बायोटिक फैक्टर कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट एबायोटिक फैक्टर, ये बात आप जान लो। आप समझ रहे मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि बायोटिक फैक्टर एबायोटिक फैक्टर के बिना रह ही नहीं सकता है। मतलब ये जो है ना, ये कंप्लीटली डिपेंडेंट है, इस पे कंप्लीटली डिपेंडेंट है। अगर एबायोटिक हट जाए तो सारे बायोटिक खत्म हो जाए, लेकिन एबायोटिक इस पे बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं है। एक बात बताओ, हवा को निकाल दो तो मैं तो मर जाऊंगा। मनुष्य को जीने के लिए हवा चाहिए, आदमी को लाइट चाहिए, रेनफॉल चाहिए। अब रेन को हमसे क्या इफेक्ट है? अगर मैं नहीं होऊंगा तो क्या बारिश नहीं होगी, सूर्य की रोशनी आनी बंद हो जाएगी। बायोटिक फैक्टर एबायोटिक पे कंप्लीटली डिपेंडेंट होते हैं, लेकिन एबायोटिक फैक्टर बायोटिक पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं। ये बात आप याद रखना, ठीक है। चलो अब हम आगे बात करते हैं। एबायोटिक कंपोनेंट या एबायोटिक फैक्टर जिसे आप बोलते हैं, ठीक है, कंपोनेंट या फैक्टर। मैंने अभी बताया था कि जो नॉन लिविंग कंपोनेंट होते हैं इकोसिस्टम के, वो सब एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं। दे इंक्लूड वेरियस फिजिकल, केमिकल एंड जियोग्राफिकल फैक्टर। एबायोटिक को भी मैंने बोला था कि दो पार्ट में हमने बांटा, एक बांटा है क्लाइमेटिक में और एक इडैपिक में, लेकिन उसको हम और फर्दर सब डिवाइड कर सकते हैं, उसको हमने और तोड़ा। कुछ हमने बोला ये फिजिकल कंपोनेंट या फैक्टर है, कुछ को हमने बोला ये केमिकल कंपोनेंट या फैक्टर है, कुछ को हमने बोला कि ये जियोग्राफिकल कंपोनेंट या फैक्टर है। जैसे देखो फिजिकल फैक्टर, सूर्य की रोशनी, सनलाइट एंड शेड, इंटेंसिटी ऑफ सोलर फ्लक्स, व्हाट इज इंटेंसिटी, लाइट फॉलिंग पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम, दैट इज द इंटेंसिटी। तो सनलाइट, इंटेंसिटी ऑफ सोलर फ्लक्स, टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड, सॉइल टाइप, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ये सब मिला के फिजिकल फैक्टर बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं? दिस ऑल फॉर्म फिजिकल फैक्टर। अभी पहले समझ लो कि फिजिकल, केमिकल और जियोग्राफिकल फैक्टर मैंने किसको किसको बोला, फिर मैं आपको बताऊंगा कि व्हाई एबायोटिक फैक्टर्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर बायोटिक
कंपोनेंट टू सर्वाइव, हम उस बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो हमने एबायोटिक कंपोनेंट को फिर फर्दर डिवाइड किया था फिजिकल, केमिकल और ज्योग्राफिकल में। फिजिकल में मैंने बोला कि सोलर लाइट, इंटेंसिटी, लाइट, विंड, टेम्परेचर, रेनफॉल, सॉइल टाइप ऑफ वाटर, सॉइल टाइप, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, पीएच, ये सब आपका फिजिकल फैक्टर है। अब आप देखो ये जो फिजिकल फैक्टर है, आप देखो अगर आप डेजर्ट में जाते हो, जैसे देखो पहले इसको पढ़ लो। वी कैन क्लियरली सी द डिफरेंस इन सोलर फ्लक्स, टेम्परेचर, रेनफॉल पैटर्न इन डेजर्ट, ट्रॉपिकल एंड टुंड्रा इकोसिस्टम, while in grassland and forest they also vary as per the geographical location। अब आप मुझे बताओ कि डेजर्ट है, ये फॉरेस्ट है, ये ग्रासलैंड है, ये पॉन्ड है या गार्डन है, मान लो, क्या सब पे लाइट की इंटेंसिटी एक ही होती है? नहीं। आप हर जगह टेम्परेचर एक ही होता है क्या? नहीं। आप डेजर्ट में जाओगे तो वहाँ टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट बहुत ज़्यादा होती है, बहुत धूप होती है। फॉरेस्ट में आपको डिफरेंट मिलेगा। तो देखो ज्योग्राफिकल कंडीशन, लोकेशन के हिसाब से ना ये जो फिजिकल फैक्टर है ये वैरी करते हैं। कहीं आपको बारिश बहुत ज़्यादा मिलेगी, रेनफॉल, कहीं आपको कम मिलेगा। फॉरेस्ट में बारिश ज़्यादा होती है, डेजर्ट में बहुत कम होती है। यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है, फॉरेस्ट में टेम्परेचर कम होता है, गार्डन में और कम होता है। वैसी वाली कहानी है। तो आप जैसे जैसे ज्योग्राफिकल लोकेशन आपका वैरी होगा वैसे वैसे फिजिकल फैक्टर में वेरिएशन आता है, ठीक है। चलो अब आगे देखो। अब जब मैं केमिकल फैक्टर बोल रहा हूँ या केमिकल कंपोनेंट हम बोल रहे हैं तो क्या क्या आ रहा है इसमें? तो देखो केमिकल फैक्टर हुआ, दे इंक्लूड अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, कि जो हमारा न्यूट्रिएंट है लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बन, हाइड्रोजन, पोटेशियम, ऑक्सीजन, सल्फर, लेवल ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस, साल्ट, कॉजिंग सैलिनिटी, इन्फ्लुएंस द फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। तो जो केमिकल फैक्टर है ये सब हमारे केमिकल फैक्टर है। बेसिकली न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट क्या क्या है? प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, मिनरल्स, ये सब न्यूट्रिएंट है, ठीक है। तो जितने भी न्यूट्रिएंट्स आ गए ना, ये सबको हमने माना ये केमिकल फैक्टर है। और एक हमने बनाया ज्योग्राफिकल फैक्टर, मतलब लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और एल्टीट्यूड। ये तीनों की वजह से भी बायोटिक पे बहुत इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो इसको हमने बोला ज्योग्राफिकल फैक्टर। अब आपको मैं एक चीज और बता रहा हूं, आप समझना। चलो मैं आपको यही समझाता हूं। देखो ये लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ये जो ज्योग्राफिकल एल्टीट्यूड की वजह से कितना डिफरेंस आता है। देखो ये हमारा अर्थ है, सबको पता है। ये रहा हमारा इक्वेटर, ठीक है। ये रहा हमारा इक्वेटर, शिट। ये रहा हमारा अर्थ, ये रहा हमारा इक्वेटर, ये रहा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये रहा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये रहा आर्टिक सर्किल, ये रहा अंटार्कटिक सर्किल, ठीक है। ये रहा आर्टिक सर्किल, ये रहा अंटार्कटिक सर्किल। अब देखो ये रहा इक्वेटर, ये रहा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये रहा आर्टिक सर्किल, ये रहा अंटार्कटिक सर्किल। ये 23.5 डिग्री, ये 66.5 डिग्री। क्या है ये लैटिट्यूड है। क्या है? लैटिट्यूड। और चूंकि नॉर्दर्न पार्ट है तो नॉर्दर्न लैटिट्यूड, ठीक है। अब आप देखो सूर्य की जो रोशनी होती है वर्टिकल कहाँ से कहाँ तक होती है? सूर्य की जो रोशनी वर्टिकल होती है यहाँ से यहाँ तक, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कैप्रिकॉन तक, जहाँ सन डायरेक्टली ओवरहेड हो सकता है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। तो जब तुम देखोगे तो इसका जो क्लाइमेट होगा ना, ये ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, ये ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, ये टेम्परेट क्लाइमेट है यहाँ का, या इसे मॉडरेट भी बोलते हैं। ये पोलर है या इसे फ्रिजिड भी बोलते हैं। तो देखो लैटिट्यूड के वेरिएशन की वजह से 0 डिग्री इक्वेटर के आसपास ट्रॉपिकल क्लाइमेट आपको मिलता है। क्या मिलता है? ट्रॉपिकल क्लाइमेट मिलता है। लेकिन जब 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड तक चले जाते हो, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बाद, यहाँ जो क्लाइमेट था टेम्परेट हो जाता है। ये जो क्लाइमेट है ये टेम्परेट हो जाता है, या मॉडरेट भी उसे बोलते हो, ठीक है, क्योंकि सूर्य की रोशनी तो डायरेक्टली ओवरहेड यहीं तक है, यहीं तक है। इसके बाद थोड़ा सा तो यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा,
अगर ओवरहेड सन यहीं से यहीं तक बीच में हो सकता है, तो अगर सूर्य की रोशनी डायरेक्टली ओवरहेड होगी, इंटेंसिटी ज़्यादा होगा उसका। तो ये ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। इसके बाद ये टेम्परेट होता है, मॉडरेट हो जाता है, और बाद में ये जो आपका ये पार्ट हो जाता है 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, जो कि आर्टिक सर्किल है, उधर अंटार्कटिक है। इसे हम पोलर या फ्रीजिड जोन भी बोलते हैं, बर्फ से ढकी रहती है। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के वेरिएशन के वजह से भी क्लाइमेट में वेरिएशन होता है। आप समझ रहे हो? तो ये सारे जो फैक्टर हैं, फिजिकल फैक्टर, केमिकल फैक्टर, ज्योग्राफिकल फैक्टर, ये जो एबायोटिक फैक्टर है ना, इनका बहुत बड़ा रोल है, इनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है किसमें? हमारे जीने में। ठीक है, मतलब बायोटिक कंपोनेंट जो है ना, ये बायोटिक फैक्टर जो है, एबायोटिक के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा एबायोटिक कंपोनेंट। अब हम देखते हैं बायोटिक कंपोनेंट को। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब देखो, जैसे हमने बात करी एबायोटिक कंपोनेंट, जो भी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, अब देखो सबका एक एक इंपॉर्टेंस समझते चलो। टेम्परेचर क्यों चाहिए? प्लांट मॉडरेट टेम्परेचर में अच्छा ग्रो करते हैं। अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो प्लांट सही से ग्रो नहीं कर पाएंगे। हमको भी जीने के लिए एक इफेक्टिव टेम्परेचर चाहिए होता है। अगर बहुत अधिक गर्मी रहेगी क्या हम जी पाएंगे? या बहुत अधिक ठंड रहेगी तो क्या हम जी पाएंगे? नहीं। तो टेम्परेचर प्लांट्स के लिए एज वेल एज फॉर ह्यूमंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडरेट टेम्परेचर में प्लांट का ग्रोथ अच्छा है। सनलाइट क्यों चाहिए भाई? हमको भी जीने के लिए चाहिए, प्लांट को चाहिए फूड मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। प्लांट फोटोसिंथेसिस कैसे कैरी आउट करते हैं? लाइट के हेल्प से करते हैं। ठीक है, तो प्लांट यूजेस सनलाइट टू मेक फूड। सॉइल, अगर सॉइल अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है, अमाउंट ऑफ एसिड एंड ह्यूमस इन सॉइल अफेक्ट्स प्लांट ग्रोथ। अगर सॉइल अच्छा नहीं है, मान लो सॉइल बहुत एसिडिक है, प्लांट का ग्रोथ हैम्पर होगा। सॉइल में मिनरल्स की कमी है। ठीक है, बेसिकली सॉइल के लिए कौन कौन से मिनरल होते हैं? एनपीके जिसे आप बोलते हो। ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ठीक है, तो सॉइल अगर ज़्यादा एसिडिक नेचर का हुआ, ह्यूमस नहीं हुआ, तो प्लांट को अच्छा ग्रोथ नहीं होगा। तो सॉइल की भी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। एयर, प्लांट अपना जब खाना बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं ऑर्गेनिक मैटर, तो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं एयर से, और हम लोग ऑक्सीजन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, ये देखो ये सारे एबायोटिक फैक्टर हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि एबायोटिक फैक्टर सबके लिए कितने इंपॉर्टेंट है। अगर एयर हट जाए, हम जिंदा रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। क्लाइमेट का जोन डिटरमाइन करता है प्लांट ग्रोथ को। अभी तो मैंने आपको बताया था, अभी तो मैंने आपको प्रीवियस इसमें बताया था ना। देखो क्लाइमेट, ये पूरा पोलर रीजन है, ये फ्रिजिड जोन जिसे आप बोलते हो। आप समझो वहाँ क्लाइमेट कितना होता है, बिलो जीरो होता है, निगेटिव में होता है। वहाँ की जिंदगी कितनी मुश्किल होगी, प्लांट्स का ग्रोथ कैसे हैम्पर्ड होता होगा। ये तो ठीक है कि इकोलॉजिकल एडेप्टेशन भी है, बहुत सारे प्लांट अडेप्ट भी कर लेते हैं अपने आप को कंडीशन के हिसाब से। ठीक है, सो क्लाइमेटिक कंडीशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट्स ग्रोथ। वाटर, भाई पानी के बिना कौन जी सकता? हम तो नहीं जी सकते हैं। जिंदगी जीने के लिए पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे ही प्लांट को सर्वाइव करने के लिए प्लांट नीड्स प्लेंटी ऑफ वाटर, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को भी चाहिए होता है। सो ये सारे एबायोटिक फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हर फैक्टर का अपना एक रोल है। ठीक है, और वो कहीं ना कहीं हमारे इकोसिस्टम को रन करने में, इस पूरी पृथ्वी के इकोसिस्टम को चलाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि आप देख सकते हो ये प्लांट है। ठीक है, ये सॉइल से ले रहा है मिनरल और वाटर। ये क्या क्या ले रहा है? H2O और मिनरल्स ले रहा है। सन से लाइट ले रहा है, एयर से CO2 ले रहा है। ठीक है, लाइट CO2 वाटर मिनरल ये सब लेके फोटोसिंथेसिस करता है और तब प्रोड्यूस करता है, जिसे कि रैबिट खाता है। रैबिट को फिर ये खाया, एनर्जी ट्रांसफर होता है। ये बताना चाह रहा था मैं आपको, बस बता रहा हूँ कि एबायोटिक फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। ठीक है, चाहे वो टेम्परेचर हो, चाहे सनलाइट हो, एवरीथिंग शुड बी एट ए मॉडरेट लेवल फॉर बेस्ट ग्रोथ। चाहे प्लांट का ग्रोथ देख लो, या हमें भी जीने के लिए एक इफेक्टिव टेम्परेचर, रेनफॉल, वाटर सब कुछ चाहिए होता है। तो एबायोटिक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। एबायोटिक बायोटिक के बिना एग्जिस्ट कर सकता है, पर बायोटिक एबायोटिक के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, सो गाइस आज हम अपने लेक्चर को यहीं रोकते हैं, टाइम काफ़ी हो गया है। हम नेक्स्ट लेक्चर में बायोटिक कंपोनेंट पढ़ने वाले हैं, और इसके आगे जो भी मैंने आपको बताया था
टॉपिक स्ट्रक्चर, फूड चेन, फूड वेब, इकोसिस्टम का फंक्शन क्या, हम सब कुछ देखेंगे। आई होप, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं जो आपको बता रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। हाँ, मेरे लेक्चर वीडियोज़ आने में थोड़ा डिले हो गया था, अब ऐसा नहीं होगा, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम भी था, सो वी हैव सॉर्टेड इट आउट। अब आपको वीडियोज़ अच्छे जल्दी मिलेंगे आपको। और मैंने जैसे बताया था कि इधर जनरल साइंस में इकोलॉजी इकोसिस्टम के साथ साथ मैथ्स का ही वीडियो आपको मिलने चालू हो जाएंगे, तो नंबर सिस्टम का पहला वीडियो आज आपको मिल जाएगा। सो तब तक के लिए मैंने जो भी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें बताई हैं आप उसको याद रखो, और जो लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए उसको ज्वाइन करो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि लोगों को फ़ायदा पहुंच सके। क्योंकि देखिए, हम मेहनत से पढ़ा रहे हैं, तो जितने भी लोग तक ये बातें पहुंचेंगी उनके लिए फ़ायदा होगा जो एस्पिरेंट है। ठीक है, सो टिल देन स्टे सेफ, वर्क हार्ड, बाय।